हम आज जनतंत्र संवाद की परिचर्चा में वक्ता सुरेश खैरनार जी और अन्य सहभागियों का स्वागत करते हैं। आज की परिचर्चा कश्मीर की मौजूदा परिस्थिति और राजनीति पर को समझने का है। सुरेश खैरनार जी एक एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल हैं। पूरे देश भर में लगातार संपर्क में रहे हैं और कश्मीर के लोगों से, कश्मीर की जनता से भी उनका लंबा निरंतर संपर्क रहा है। अभी की जो स्थिति है कि केंद्र के द्वारा जिसने 370 को लगभग समाप्त कर दिया, उत्पीड़न का एक नया दौर, कश्मीरियों को उत्पीड़न का सबसे तीखा दौर चलाया, उस केंद्र सरकार ने कश्मीर के नेताओं को बुलाया और चुनाव की बात की। इस परिस्थिति को हम लोग किस रूप में देखें, इसके पीछे केंद्र सरकार की क्या मजबूरी या क्या चालाकी है, और इसको कश्मीर की स्वायत्तता के संदर्भ में कश्मीर के लोगों का जनाधिकार विकसित हो सके, जो उन पर पाबंदियां लगी हैं वो खत्म हो सके, इस दिशा में इस अवसर का या इस स्थिति का कैसे आगे लाभ लिया जा सकता है, क्या रणनीति बना सकते हैं, इसमें सुरेश खैरनार जी इस संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। कश्मीर का इतिहास और भूगोल तो अभी मैं बताने का सोचा था, लेकिन नहीं बताऊंगा। वो आप लोग भी अलग अलग सोर्सेज से देख ले सकते हैं। लेकिन मंथन जी ने जो इंगित किया है कि वर्तमान जो गुपकार के साथ की जो मीटिंग हुई, तो गुपकार के साथ की मीटिंग की जो न्यूज़ मेरे घर में इंडियन एक्सप्रेस नाम का अखबार आता है, उसमें गुपकार गैंग बिल्कुल फ्रंट पेज की न्यूज़ थी। मैं 68 साल का हूँ और 18 साल माइनस कर दो तो 50 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ। गैंग शब्द मेरे ख्याल से अभी तक ना आरएसएस के बारे में इस्तेमाल किया गया है, ना और किसी के बारे में। वो जो एक्चुअल गैंग होती है बम्बई और एक अलग जो जगत है क्रिमिनल्स का, तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का देखने का नजरिया, ये उसका एक मैं प्रतीक मानता हूँ। गुपकार यानी वो एक ऐसा कोएलिशन है कश्मीर के अलग अलग विभिन्न दलों का, कि जो कश्मीर के 370 हटा देने के बाद खाली कुछ बचा नहीं है, हटा दिया है, लिटरली उसको खत्म किया है मंथन जी। कश्मीर का 370 का कोई अभी मसला वर्तमान सरकार ने रखा नहीं है, उसको समाप्त किया है, जो कि सर्वस्वी हमारे संविधान के खिलाफ है। क्योंकि कश्मीर का ऐसा कोई भी कानून जब आप बदलते हो तो कश्मीर के विधानसभा की जब तक आपको मान्यता नहीं है तब तक आप इस ढंग का कोई निर्णय कर नहीं सकते, जो कि विधानसभा को बगैर विश्वास में लिए, विधानसभा तो बहुत पहले उन्होंने मुलतवी करके रखी हुई थी, और एक तरफा गृह मंत्रालय की तरफ से 50,000 के आसपास सेना भेजी गई दोबारा, जो पहले से ऑलरेडी लाखों की संख्या में है। लेकिन ये 370 के हटाने के यानी 5 अगस्त के पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह से लगातार जो हवाई जहाज़ों में हमारी सेना वहाँ उतारना शुरू किया था, तो पहले से ही कोई सेना कम नहीं है। दुनिया के जो अलग अलग जगह है वहाँ पर सेनाओं का जो अनुपात होता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही अनुपात कश्मीर में सेना का है। मैं तो 5-6 लाख बोल रहा था, लेकिन मुझे मनीषशंकर अय्यर जी ने दिल्ली की एक सभा में करेक्ट किया कि आप इतना कम क्यों बता रहे, कम से कम 15 लाख है। तो मान लीजिए अगर कश्मीर में 15 लाख भी सेना है और बाद में ये जो भेजी गई है अलग से, क्यों? इसका मतलब कश्मीर में 370 हटाने के लिए परिस्थिति सामान्य नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका खुद का एक, जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें उनका ये मांग थी, जिस ढंग से उनकी बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के बारे में मांग थी, उसी ढंग से ये भी। मैं अन्य बातों के बारे में नहीं बात करूंगा, वर्तमान हमारा जो डिबेट का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें का ये एक वादा उनका सो कॉल्ड जो भी उन्होंने किया था भारत की जनता को, वो कश्मीर की जनता को कितना कबूल है पता नहीं, क्योंकि भारत की जनता को उन्होंने जो वादा किया था, तो वो उनका यही दावा है 2019 में दोबारा चुन के आने के बाद मई में
उन्होंने सत्ता ग्रहण की और अगस्त में यानी 3 महीने के भीतर में यानी 100 दिन के भीतर में उन्होंने 370 का एबॉलिश करने की घोषणा कर दी। अब उसके बाद उन सब नेताओं को हिरासत में भी रखा, कुछ लोग को नजर कैद रखा। अभी भी बहुत लोग जेलों में हैं, ऐसा नहीं कि सभी जेल से बाहर आ चुके, लेकिन तो भी अभी ये जो तथाकथित वार्ता का जो दौर रहा, इस वार्ता में ये जो भी लोग इकट्ठा हुए थे उसमें मुख्य रूप से फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे, और महबूबा मुफ्ती, तारिक अमीन साहब जो सीपीएम के एकमात्र विधायक चुन के आते रहते हैं, श्रीनगर शहर से ही आते हो चुनकर, और अन्य भी जो भी छोटे मोटे दल थे, 14-15 लोगों का। हालांकि फोटो तो बहुत ज्यादा लोगों का दिख रहा है, हो सकता है उसमें गृह मंत्रालय और अलग अलग मंत्रालयों के या रक्षा मंत्रालय के भी लोग होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कश्मीर से बुलाए गए लोग जो नॉन चेहरे हैं वो हम सबको पता है। अब ये मुद्दा जो चल रहा है इनके अभी की वर्तमान मीटिंग में, ये चल रहा है मतदाता संघ, मतदार संघ जो होते हैं विधायकों के, उनके पुनर्रचना का मामला चल रहा है। क्योंकि काफी अरसे के बाद में, वैसे तो देश के सभी जगह ये कानून लागू पड़ता है कि जो भी लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें हैं और लोक संख्या का जो भी हमेशा बढ़ोतरी होते रहती है, तो उस हिसाब से कश्मीर में मतदाता पुनर्रचना, मतदाता संघ का पुनर्रचना का ये मुख्य मसला। अभी के जो कल परसों जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने जो मुख्य बहस का जो मुद्दा रखा था या चर्चा का, उसमें कोई 370 वाली बात नहीं थी, उसमें कश्मीर के वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं थी, उसमें मतदाता संघ का, मतदार संघों का रचना करने का मेन मुद्दा उसमें दिख रहा है। हालांकि कोर्ट में मामले प्रलंबित है। कश्मीर टाइम्स जिस अखबार में कभी कभार हम भी लिखते हैं, तो उनसे लेकर कम से कम 70 से 80 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास में पड़ी हुई है गोगोई साहब के समय से। जब गोगोई चीफ जस्टिस थे उस समय जैसे 5 अगस्त को 370 खत्म किया गया, तो कश्मीर से तो जिन लोगों ने केस की वो तो अलग बात हो गई, लेकिन भारत के भी अलग अलग जगहों से, इसमें एक हम भी है, हमारा भी एक सिग्नेचर है उसमें, तो इस ढंग से 70 से 80 के आसपास याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। चीफ जस्टिस रिटायर भी हो गए, दूसरे आ गए, वो भी रिटायर हो गए, अभी तीसरे आ गए। लेकिन अभी जो संवाद बैठक की गई वो एक तरह से मामला कोर्ट के अंदर में 370 को चैलेंज करने का प्रलंबित रहने के बावजूद, अब चालाकी देखिए भारतीय जनता पार्टी की या गृह मंत्रालय की कि इन लोगों को बुलाकर अभी वो मतदाता संघ रचना की चर्चा का जो कुछ अभी ये कोशिश की गई है, अब उसमें एग्जैक्ट चर्चा क्या हुई उसका पूरा मजमून बाहर आया नहीं है। न कश्मीरी नेताओं ने किसी ने डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने क्या वार्ता की क्या नहीं, और न भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि ने कॉन्फिडेंस में लेके कहा है। सबसे दुख की बात यह है, हम जयप्रकाश नारायण के विरासत के लोग हैं। जयप्रकाश नारायण हमारी बिरादरी के एक ऐसे बुजुर्ग नेता थे जो कश्मीर के मामले में मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद के भारत के सबसे संवेदनशील नागरिक थे। और सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जिसके अंतर्गत आज हमारा ये सेमिनार हो रहा, उसका गठन भी उन्होंने हमारे देश के इस ढंग के सवालों को उठाने के लिए, हमारे देश की चुनाव प्रणाली से लेके हमारे देश की जनतंत्र का जो भी कुछ संकट 70 के दशक में उनको महसूस, तो उसको देखते हुए, और उसमें कश्मीर का भी समावेश है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण के कश्मीर के बारे में तत्कालीन सरकार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के पत्र व्यवहार आप सबको पता है, और उन्होंने किस ढंग से इन सब चीजों के बारे में, और उसके लिए उन्होंने कितनी गालियां भी खाई है। यहां तक कि उनको ट्राइटर तक बोला गया है, कुछ लोगों ने उनको देशद्रोही का तक तमगा दे दिया है। लेकिन जयप्रकाश जी एक स्टेट्समैन लेवल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में से एक थे। उन्होंने इन सब बातों की परवाह न करते हुए कश्मीर के बारे में एक, जो किसी भी जनतंत्रवादी आदमी या औरत का जो एक भूमिका होनी चाहिए, हम आप सभी उसी के, हम लोग परिवार के उसी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। इसलिए वर्तमान कश्मीर की हालत जो बना के रखी हुई है वो बहुत ही मेस करके रखी हुई है। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं एकदम
बिगाड़ के रखी हुई है। और ऐसी स्थिति में मतदाता संघ पुनर्रचना वाली बात, ऐसी इसमें अभी के चुनाव की बात, और सबसे दुख की बात, आजादी के बाद भारतीय इतिहास में का पहला राज्य है जिसको एक तरह से डिमोशन किया गया है। अभी तक के केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में कन्वर्ट करने का हमने सुना है, जैसे दिल्ली ताजा उदाहरण है। दिल्ली प्रदेश ये भी कभी केंद्र शासित प्रदेश था, जिसको आज राजधानी दिल्ली की, जिसको एक प्रदेश का ये दिया गया है। हालांकि टोटल नहीं दिया गया, अभी भी पुलिस का उनके कंट्रोल नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री के पास में है, वो विवाद का विषय है। लेकिन कश्मीर ये पहला राज्य है जिसको राज्य से हटा के केंद्रित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया, और उसमें लद्दाख अलग कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना एजेंडा है। नागपुर में 2005 में एक कार्यक्रम हुआ था जिसकी अध्यक्षता मैंने की थी। उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भी लोग आए थे पहली बार, कश्मीरी पंडितों के भी प्रतिनिधि आए थे पहली बार, और दोनों ने कबूल किया कि हम पहली बार जिंदगी में आपस में एक दूसरे के सामने मिल रहे हैं, वो भी नागपुर में। और उसमें जमात इस्लामी के ऑल इंडिया, जिसको प्रमुख बोलते हैं, ऐसे ही आरएसएस की भी प्रमुख थे उस समय, सुदर्शन, और असगर अली इंजीनियर थे, और आशीष नंदी थे, जावेद आनंद थे। देश भर के काफी चुने हुए अच्छे लोग आए हुए थे उस पूरी बैठक में। और उसमें पहली बार मेरे अध्यक्षता में सुदर्शन जी को मैंने बोलते हुए देखा कि हिंदू जम्मू, मुस्लिम कश्मीर और बुद्धिस्ट लद्दाख। और उस समय उन्होंने क्वाइन किया था कि ये तीन अलग कर देने चाहिए। और मैंने अध्यक्षीय संबोधन में सुदर्शन जी को सूडो नेशनलिस्ट बोलकर मैंने उनकी खबर ली थी, और मैंने कहा था कि और क्या चाहिए फिर, आप एक तरह से ऐसा ही एंडोर्स कर रहे हैं कि मुस्लिम कश्मीर, हिंदू जम्मू और बुद्धिस्ट लद्दाख, जिसको आज अमली जामा पहनाया है वर्तमान सरकार ने। वर्तमान सरकार क्या था, इरादा यही दिख रहा था, अभी भी वो सस्पेंस में है, कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा देकर कश्मीर को अलग कर दिया जाए ताकि उसको डील करने में आसानी हो सके। तो ये सब जो मामले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यह पुराना जनसंघ, और सबसे आश्चर्य की बात, एक छोटी सी किताब है पुरी साहब की। पुरी साहब ने जो इतिहास दिया हुआ है राजा के टाइम में, महाराजा के समय में कश्मीर की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो एडिशन थी, वो कश्मीर को भारत में शामिल होने के महाराजा के निर्णय के साथ में थी। और आश्चर्य के बाद उस समय की मुस्लिम लीग भी महाराजा के साथ में थी, क्योंकि मुस्लिम लीग उनको लालच दे रही थी कि आप हमारे साथ आइए, अन्यथा तटस्थ रहिए, लेकिन भारत के साथ मत जाइए। और उस समय का जो स्टैंड रहा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिनल एडिशन ऑफ कश्मीर या जम्मू कश्मीर, उन लोगों ने उस समय ये स्टैंड लिया था कि भारत के साथ शामिल होना। इसलिए भारत की संविधान सभा में महाराजा नहीं शामिल हुए, जो कि भारत के संविधान सभा में शामिल होने के लिए अलवर से लेकर दुनिया भर के राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत के जो भी 600-700 राजा महाराजा थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं थे, बिल्कुल थे, क्योंकि अलवर के प्रतिनिधि हमारे नागपुर से ही जानबूझकर वहां से जाने के लिए हिंदू महासभा के जो नेता थे, एनबी खरे, नाबा खरे जिनको बोला जाता है, जो कभी सीपीएन बेरार के सीएम भी रहे हैं, तो वो अलवर के महाराजा की तरफ से वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में गए थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भाग लेने के लिए। लेकिन महाराजा ऑफ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्य नहीं बने थे, और जवाहरलाल नेहरू ने उनको धमकाया था कि आप इस ढंग से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यानी वर्तमान कश्मीर का जो भी कुछ मेष महीने शब्द जो इस्तेमाल किया है, उसके लिए सर्वस्वी हमारे हिंदू महाराजा जो थे कश्मीर के, हरि सिंह उस समय के, और वर्तमान उनके प्रतिनिधि आज भी जीवित है, करण सिंह साहब, उनके साहबजादे, जिनको आखिरी सदर रियासत बोला जाता है। कश्मीर का जब ये 370 और ये सब एक्सेशन करने के बाद में जो तय हुआ था कि उसके मुखिया को प्रधानमंत्री बोला जाएगा, और दूसरे को, जिसको आज हम भारत में अन्य जगहों पे राज्यपाल बोलते, तो वो सदर रियासत थे। आखिरी सदर रियासत करण सिंह जी आज भी जीवित है।
दिल्ली में रहते हैं बहुत अच्छी तरह से। और उस समय के आखिरी प्रधानमंत्री जो भी रहे वो कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे। शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डाला गया था। तो ये सब चीजें कश्मीर के साथ बिगाड़ने की कांग्रेस के समय से ही 1953 से ही मामले चल रहे। शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करने का जो उनका टोटल सिलसिला रहा है, 80 साल का आदमी 22 साल जेल में रहा है। और वर्तमान भी नेताओं को किस ढंग से जेल में समय समय पे उठा के और किस ढंग से आर्मी को वहां पर डिप्यूट करके, तो इस ढंग से कश्मीर की समस्या का हल हो नहीं सकता है। मंथन जी ने मेरे परिचय में कहा कि मेरा कश्मीर के साथ में काफी संवाद है। बिल्कुल है, रोज आए दिन हमारा उनसे जनसंपर्क होते रहता है। कश्मीर के सर्वसाधारण मजदूर से लेके, किसान से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, वकील से लेके, प्रोफेसरों से लेके, सबसे मेरा उठना बैठना है। और सभी लोग बहुत दुखी होकर कहते हैं कि सुरेश जी, आज 75 साल होने जा रहे भारत को आज़ादी मिलकर और हमको आपके साथ में लेकर, लेकिन हमारा दिल क्यों नहीं जीता। ये बहुत दुख के साथ आंखों में पानी लाकर वो बोलते रहते हैं। तो इस ढंग से जोर जबरदस्ती करके कश्मीर में सेना तैनात करके अभी 370 हटा के दोबारा ये चुनाव का जो भी कुछ इनका प्रपोजल है, ये एक तरह से मुझे लग रहा कि मजाक होगा कश्मीरी जनता के साथ में। कश्मीरी जनता का दिल जीतने के जो प्रयास होने चाहिए, वर्तमान सरकार से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि वो टोटल हिंदुत्व का एजेंडा लेकर सत्ता में आने के कारण 1 करोड़ से भी कम आबादी का कश्मीर की परवाह उनको बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के हमारे 1 दर्जन शहर है इस देश में, 5 से 6 लोकसभा की सीटें हैं टोटल। तो इसलिए उस हिसाब से वो तो एक शहर से आती है, कलकत्ता या मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली में 7-8 लोकसभा की सीटें हैं। तो उस हिसाब से वर्तमान संसदीय राजनीति करने वाले जो प्रमुख जो तथाकथित राजनीतिक दल है, उनको उस हिसाब से कश्मीर की परवाह नहीं है। और इसलिए कश्मीरी लोगों का मन, कश्मीरी लोगों का जो अपना उनकी अपनी जो उनकी अपनी जो भावना है, उसकी बगैर परवाह किए प्रीवियस गवर्नमेंट जो भी रही उन्होंने भी वैसा ही रवैया किया। और वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो तो खुलकर हिंदुत्व का ही कार्ड खेल रही, तो उस हिसाब से उनका तो उसी हिसाब से राजनीति रहेगा। तो इस कारण वर्तमान सरकार से तो मेरी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अन्य जो लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जिनका ये सब चीजों के बारे में कंसर्न है, हम और आप लोग हैं, ये जो सिविल सोसाइटी है, इनका ये फर्ज बनता है। आज की चर्चा भी शायद मेरे ख्याल से इसी उद्देश्य से जनतंत्र समाज की तरफ से की गई है कि कश्मीर का वर्तमान जो पेच, वर्तमान जो कुछ हाल करके रखा हुआ है, वर्तमान सरकार के तय उनके ऊपर भरोसा रख के चलेगा नहीं। हम और आपको इंटरवेन करना होगा। हमारी जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी की विरासत है, लोहिया की विरासत है, और उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने, जैसे गोवा के लिए लोहिया ने इंटरवेन किया था, जिस ढंग से जयप्रकाश नारायण ने कश्मीर से लेकर नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटों के लिए उन्होंने इंटरवेन किया समय समय पे, हमारा आपका सभी का इस बिरादरी का वो नैतिक दायित्व है कि अब जयप्रकाश नारायण की विरासत को आगे बढ़ाने के हिसाब से ये जो आज का संवाद है, मैं उसी कड़ी का पार्ट मानता हूँ। ये कोई आज ही खत्म होने वाला नहीं है। आज एक तरह से इसको शुरुआत भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन कश्मीर के बारे में जनतंत्र समाज की तरफ से जो पहल की गई है, इसको और आगे चलाना है। आज के 1-आधा घंटे के बहस या डिबेट से कुछ मामला होने वाला नहीं है। कश्मीर के बारे में सबसे पहली बात तो कश्मीर का क्या पूरा सब कुछ है वो समझने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने अलग से चर्चा रखनी चाहिए कि कश्मीर का पूरा इतिहास और पूरा भूगोल, और उसके बाद में 370 हटा के इन्होंने ये जो पूरा के पूरा यू टर्न करके जो रख दिया है, ये बहुत होपलेस परिस्थिति कर दी है। मैं फिलिस्तीन की समस्या के भी साथ संबंधित आदमी हूँ, 2 बार फिलिस्तीन जा चुका हूँ। ये उससे भी ज्यादा पेचीदगी वाला मामला कर दिया है। और मैं साफ साफ कह दूं, कश्मीर के मेजॉरिटी लोगों का मन पाकिस्तान के साथ जाने का है, ऐसा मेरा इंप्रेशन नहीं है। ये मैं पहले साफ कर देता हूँ। हमारे देश के और हमारे भी अंदर के कई लोगों को ये लगता है कि कश्मीरी लोगों का, तो मैं साफ साफ कह दूं, मेजॉरिटी कश्मीरी जो लोग हैं, और उसमें हिंदू भी है। हमारे पुरी साहब, उसी की प्रतिनिधित्व करने वाले वेद भसीन साहब, वर्तमान उनकी बेटी अनुराधा भसीन और उनके शौहर हमारे मित्र प्रबोध जमवाल, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, विधायक भी रहे हैं,
कठुआ से विधायक रहे हुए मित्र है हमारे, मिनिस्टर भी थे वो फारूक अब्दुल्ला के मिनिस्ट्री में। तो उस हिसाब से ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, जिसको संघ परिवार या बीजेपी लक्षद्वीप से लेके, कश्मीर से लेके, एनआरसी से लेके हर बात में जो मुस्लिम कलर देना चाहती, कश्मीर की बात ये कश्मीरियत की है। कश्मीर की बात हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने की जीतोड़ कोशिश श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेके वर्तमान तक जारी है, लेकिन उसके बावजूद इनको उस ढंग से कामयाबी नहीं मिली, ये भी मैं साफ साफ कह दूं। ठीक है, जम्मू के कुछ इलाकों में इन्होंने थोड़ा प्रभाव अवश्य जमाया होगा, लेकिन आज भी मेरा व्यक्तिगत निरीक्षण कश्मीर के बारे में, कश्मीर ये कश्मीरियत वाली लड़ाई की बात है। कश्मीर ये हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता वाली बात नहीं, और इवन पाकिस्तान वाली भी बात नहीं। कश्मीर की मुख्य रूप से उसमें जो स्वायत्तता की जो बात है, स्वायत्तता की मांग तो हमारा विदर्भ भी कर रहा है भाई। स्वायत्तता की मांग को लेकर तो झारखंड बना, जहां पर बैठकर घनश्याम जी और मंथन जी शायद मुझसे बात कर रहे हैं। और स्वायत्तता की बात तो करुणानिधि भी बोलते बोलते उनका जो दल है वो भी स्वायत्तता की बात करने वाला। ज्योति बसु, मैं बंगाल में जब था तब राज्य और राष्ट्र के बारे में, संबंधों के बारे में बहस उन्होंने कितनी बार छेड़ी है। उस हिसाब से भारत के कई राज्य बेचैन है उनके साथ होने वाले अन्यायों को लेकर। इसलिए कश्मीर का स्वायत्तता का मामले को देशद्रोह की कैटेगरी में तोलने की जो बहुत सीधी सीधी, जिसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये संघ परिवार करके और ज्यादा मिस कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो वहाँ के राजनीति है कश्मीर की, उसके करीब करीब सभी नेताओं ने मान लिया है कि 370 जो है सो अब वापस होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया है। और 371 में वहाँ के अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो क्या 370 में जो राइट्स मिले हुए थे वो राइट्स 371 में भी कश्मीर को मिल सकते हैं क्या? दिल्ली में बैठे हुए आकाओं की मर्जी का बात है। हम और आप लोगों के बोलने से क्या होता है, क्योंकि वो लोग 371 आदमी नहीं आ 371 तो छोड़िए, घनश्याम जी बोल फिफ्थ रहे और हैं। सिक्स शेड्यूल जो है ना, राम शरण, 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है, जो आदिवासियों के लिए सुरक्षा की गारंटी देती है, उसको भी खत्म करने की बात है। और ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैंने पुस्तिका भी लिखी है आदिवासी स्वायत्तता के मसले के ऊपर। तो उस हिसाब से वर्तमान जो सत्ताधारी दल है वो एक चाल कानून वर्त वाली फिलोसॉफी के ऊपर उनकी पूरी जो पीढ़ी है वो बनी है। उनको आप और हमारे जैसे सोचने की आदत नहीं है। उनकी जो आदत बनी हुई है पूरी भारतीय संविधान के तरफ देखने से लेके, स्वायत्तता से लेके, सब बातों को लेकर, वो तो ये सब झंझट ही नहीं चाहते। वो तो राज्यों का भी मामला नहीं चाहते। गोलवलकर गुरु जी का एक चालकानुवर्त का जो सिद्धांत है, बंच ऑफ थॉट और हू नेशन डिवाइड, ये दोनों किताबों के अंदर का, असल में वर्तमान निजाम जो है भारत में बैठा हुआ, वो बिल्कुल उस दिशा में जा रहा है। 370 ये उसमें का, और अगला कदम 371 को भी खत्म करने का है। मसला सिर्फ 370, 371 या 5वां 6वां शेड्यूल का नहीं है, वो टोटल संविधान की ये जो जो प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय के अलग अलग समूह के लिए, जो विशेष वंचित समूह के लिए जो किया था, जिसके लिए समय नहीं था हमारे संविधान निर्माताओं के पास में। बाबा साहब ने खुद कन्फेस किया है कि भाई माफी मांगूंगा मेरे आदिवासी और अन्य भाइयों को कि हमको अगर ये सब चीजों को तफसील से अगर काम करना होता तो और 1 साल संविधान बनने में लगा होता। तो उस हिसाब से उन्होंने 5th और 6th शेड्यूल और 371, 370 इस ढंग के जो प्रोविजंस किए थे, जिनको वर्तमान भारतीय जनता पार्टी या पुरानी जनसंघ, इनका हमेशा का लक्ष्य रहा है कि ये सब चीजें आदिवासी राइट से लेके अलग अलग नागालैंड, मेघालय और अन्य प्रदेशों के राइट से लेके यहाँ तक कि मैं विदर्भ से बात कर रहा हूँ, विदर्भ में भी ये 371 का मामला वैधानिक विकास महामंडल नाम के जो हमारे विदर्भ, मराठवाड़ा, कोकण और अलग अलग जो हमारे 5 विभाग है महाराष्ट्र के, अकेले महाराष्ट्र के, बाकी झारखंड और अन्य आदिवासी इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब महाराष्ट्र जैसे भारत के मध्य, मैं केंद्र से बोल रहा हूँ नागपुर से,
यहाँ जब इस ढंग का प्रोविजन किया गया है, ये भी खत्म करने के ऊपर ये तुले हुए लोग हैं। तो वर्तमान सरकार की क्या मर्जी है, ये आप और मेरी इच्छा से नहीं होगा। वर्तमान सत्ताधारी दल जब तक 300 से ऊपर सीटें लोकसभा में लेकर चुन के आएगा, और दोबारा भी 2024 में क्या होगा वो अलग भविष्यवाणी की बात है, लेकिन वर्तमान सरकार से आप इस ढंग की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। और ये एक तरह से मुझे लगता है कि लाचारी की बात लगती है। सबसे पहली बात तो 370 पे कायम रहना चाहिए, 371 को टच नहीं करने की बात पे कायम रहना चाहिए। और 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है आदिवासियों के लिए, देश भर के 10 करोड़ जनसंख्या है, ये लगभग 1-2 नहीं 10 करोड़ के दुनिया में मुल्क भी नहीं है। ईरान अकेला खाली 7.5 करोड़ का है, इराक 3 करोड़ का है, सीरिया 3 करोड़ का है। 10 करोड़ आबादी के लिए सुरक्षा देने की गारंटी का जो संविधान ने काम किया है 75 साल पहले से, आज उसको तक खत्म करने पे तुले हुए। ये बाकायदा जावड़ेकर गडकरी जी के वक्तव्य है। हमारे देश के समय समय के अलग अलग समारोह में मैंने उनको डील किया है मेरी पुस्तिका में। तो वर्तमान सरकार 370, 371, 5वीं, 6वीं और जो भी कोई अलग अलग इस ढंग के संविधान के अलग अलग जमातों को, अलग अलग समाजों को दिए हुए अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है। उनका एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान, एक एक वाली जो बात है उनकी तथाकथित एकात्मता की, ये जो नारा है उनका प्रसिद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के वहां जाने के समय का, उसी नारे के ऊपर आज वो कायम है। और उसके अंतर्गत भारतीय संविधान को भी अभी कल परसों रामशरण जी आप ही ने पोस्ट की है वो गिरी की, उसने क्या मांग की है, वो हरिद्वार लोकसभा से 2009 का बीजेपी का उम्मीदवार ले चुका है और वो एक किसी पीठ का महत्व भी है। उसने कहा नई संसद के साथ में नया संविधान भी चाहिए। और नया संविधान की बात गोरखपुर गुरुजी के समय से चल रही है। 1949 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने घोषणा की, तो 27, 28, 29 नवंबर के आप अगर ऑर्गेनाइजर के इश्यू देख लोगे आर्काइव में, तो आपको आरएसएस का संविधान के बारे में का रवैया क्या है वो पता चलेगा। वो वर्तमान भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है, वो सीधा सीधा मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं। तो इसलिए आप और हम वर्तमान संविधान की फ्रेम में देख के बात करना की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो निजाम है, वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान जो सत्ताधारी दल है, वो सर्वस्वी गोलवलकर गुरुजी के सपने का संविधान की तरफ जाने का उनका ये शुरुआत है। 370 ये उसकी बिगिनिंग है, 371 उसके बाद वाली बात है, और 5वीं और 6वीं अनुसूची और उसके आगे वाली बात है। जो कश्मीर के नेता जो फारूक अब्दुल्ला और सारे लोग जो मिलने आए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने गलत कदम उठाया कि सही कदम उठाया? नहीं, उन्होंने सही कदम उठाया। डायलॉग के लिए किसी के भी साथ आपने मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं डायलॉग के पक्ष में हूँ। आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको और हमको भी अगर कभी डायलॉग की अगर ये मिला तो हमने करना चाहिए। डायलॉग का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। डायलॉग करते रहने से ही शायद कुछ प्रेशर क्रिएट हो। डायलॉग के दरवाजे बंद कर देंगे तो एक तरफा उनको निर्णय लेने के लिए सुविधा हो जाएगी। अगर उन्होंने थोड़ी सी भलमानुषता दिखाई है उनको सबको बुलाने की, बाकायदा फोन किए थे, लास्ट मोमेंट में किया, हालांकि 1 या 2 दिन पहले, तो उनको बुलाया, सम्मान दिया, कोई बात नहीं, उसका स्वागत करना चाहिए। और उसमें क्या संवाद करेंगे क्या नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन डायलॉग करने वाली जो बात रहती है उसके मैं पक्ष में हूँ। ये पूछना कि सरकार की नीति में क्या आपको लगता है कि कुछ मजबूरी के चलते बदलाव आया है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे सरकार के नियत में खोट नजर आ रही है। वो ये कुछ एक्सरसाइज होते हैं जनतंत्र के तकाजे के, वो करने जा रही है, बाकी उनके मन में एजेंडा अपना तय है। जहां तक मेरा अपना निरीक्षण है भारतीय जनता पार्टी और ये कुनबे के बारे में, वर्तमान प्रधानमंत्री तो वर्तमान गृह मंत्री के बारे में, उनका अपना एक तय एजेंडा उनके दिमाग में बैठा हुआ है और वो ये सब चीजें करके दिखाने के देश दुनिया को, आखिर अंतर्राष्ट्रीय सवाल का है, यूनो में जा चुका है कश्मीर का मसला, अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटीज होती है, तो उस हिसाब से वो तथाकथित डायलॉग वाली जो बात है वो भी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका अपने दिमाग में एजेंडा, जैसा इजराइल के दिमाग में एजेंडा फिक्स है
नेथान्याहू से लेकर वर्तमान जो भी उनकी जगह आए, उस ढंग से वर्तमान दिल्ली में बैठे हुए लोगों के भी दिमाग में एक एजेंडा उनका अपना फिक्स है, लेकिन कश्मीर के या नॉर्थ ईस्ट के या अन्य तरह के लोगों को बुलाकर डायलॉग करते रहने की भी एक्सरसाइजेस आसाम अकॉर्ड से लेकर हर तरह की बातें हमने आपने देखी है। और उसी ढंग से लोंगोवाल अकॉर्ड से लेके कश्मीर वाली बातों से लेके सब बातों को हम लोग, मेरे ख्याल से इतिहास में अगर पीछे जाएंगे तो ऐसे अकॉर्ड्स और ऐसे डायलॉग की कोई कम संख्या नहीं है। तो उस हिसाब से उस परिप्रेक्ष्य में कश्मीर की वर्तमान जो स्थिति है उसमें हम और आप लोगों का एक कोई तो भी फर्म, जो भी जयप्रकाश नारायण की लाइन वाली जो हमारी जो हमेशा की भूमिका रही है, उसके तहत हम लोगों ने जाकर लोक शिक्षण करने की आवश्यकता है, कश्मीर में भी और कश्मीर के बाहर भी। और मुख्य रूप से हम लोग जो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अन्य जगहों में जो रहते हैं, ये हमारा ज्यादा नैतिक दायित्व पड़ता है कि हमारे देश के लोगों को कश्मीर यानी एक हमारा जिसको तफरी वाली जगह लगती है, और हमारा कश्मीर का जो राग हम लोग नागपुर से लेके देश भर से बोलते रहते हैं, हमको कश्मीरी माइनस करके कश्मीर चाहिए। ये जो हमारी मानसिकता बनी हुई है उससे बाहर निकल कर कश्मीरी लोगों के साथ कश्मीर की बात करने के ही से शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी। और ये विनोबा जी ने भी कोशिश की, जयप्रकाश जी ने भी कोशिश की, और हम और आप लोग भी शायद उसी कड़ी के पार्ट है, और हमारी भी कोशिश आज की उसी मेरे ख्याल से प्रक्रिया का पार्ट है। सूरज जी, आपने जो कहा उससे बात बहुत साफ है कि संविधान खतरे में है। आपने जो कहा बिल्कुल तरह से, और जो आदिवासी स्वायत्तता की जो बात है वो भी खतरे में है। तो ऐसी परिस्थिति में आदिवासी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे जो लोग हैं, जिसकी आबादी 10 करोड़ है, और उस तरह के साथ साथ संविधान रक्षा की जो बात है, इन दोनों के बीच की व्यापक एकता कैसे हो सकती है? आपकी नजर में क्या लगता है? मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के एजेंडे के थ्रू ही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा छुपा हुआ कुछ चीज नहीं है, उनका खुल के है। सवाल भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो मेजॉरिटी से चुन के आई हुई पार्टी होने के नाते वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा 370 एनआरसी, किसानों के बिलों का सब मामले आपके नजर के सामने, उसमें तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की यही गलतफहमी है कि वो सत्ता में चुन के आए हुए हैं लोग हैं, और इसलिए लाखों किसानों की भी परवाह नहीं कर रहे, 6-7 महीने हो गए तो भी, और उसी ढंग से आदिवासी से लेके वो टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, क्योंकि कई आदिवासियों के भी क्षेत्रों में बीजेपी की अच्छी खासी, त्रिपुरा जैसा राज्य जो इतने सालों से सीपीएम के हाथ में था, आज वो बीजेपी के हाथ में है। अभी अभी ताजा आसाम का चुनाव भी आपके आंखों के सामने है। बंगाल में 303 विधायकों से लेकर 77 तक प्रोग्रेस हुई है। मैं ये नहीं मानता कि बंगाल में ममता जी की जीत हुई है। बंगाल में बीजेपी नॉक दे रही है राइटर्स बिल्डिंग के दरवाजे पर। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का जो कुछ चल रहा है वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन हमारे संविधान का जो भी प्रारूप है, जो संविधान के द्वारा हमको अलग अलग जो दिए गए प्रावधान है, उन सब को धोखा है। ये बीजेपी के उनके अपने दर्शन में ही लिखित रूप से है। उन्होंने भले टेक्निकली भारतीय संविधान के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन संघ, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ, आरएसएस ने न भारत के संविधान को मान्यता दी है, न आरएसएस ने तिरंगा झंडे को मान्यता दी है। आपको मैंने जिस ऑर्गेनाइजर का हवाला दे के बोला है, उसमें तिरंगा झंडे का भी क्रिटिसिज्म आया है गोलवलकर के तरफ से। 3 आंकड़ा तक उसने छेड़ा है कि ये अशुभ है, और अलग अलग रंगों के बारे में भी उसने तारे तोड़े। उसका अलग तफसील का विषय हो सका है, मैं नहीं चाहता उसमें। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के कोई भी जो भी हमारी विरासत है, उसको मिटाने का, उसको खत्म करने का टोटल एजेंडा संघ परिवार का क्लियर कट है, और वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उसको पूरा करने का काम कर रहे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही उसके वाहक है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को उस हिसाब से विलन जैसा देखने की आवश्यकता नहीं। वो टोटल संघ परिवार के 100 साल के दर्शन का वो लब्बो लिहाज है, और इस कारण उसमें से आया हुआ जो भी प्रधानमंत्री होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो उसी हिसाब से बिहेव करेगा जो आज ये लोग कर रहे हैं।